बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस राना शमीम के इंकशाफात के हवाले से जो बहस चल रही है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत का नोटिस लिया है, उस पर पीटीआई के लोग बड़े खुश हैं। वो समझ रहे हैं कि ये मामला निपटा दिया जाएगा और जस्टिस साहब को यानी राना शमीम साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि ये ख़ुद को तसल्ली देने वाली बात है, क्योंकि ये मामला अब दबने वाला नहीं है और अपोजिशन ने भी इस मसले को उठाने का फ़ैसला कर लिया है। आपने आज मौलाना फजल रहमान का बयान भी पढ़ा होगा। उन्होंने अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मसले का नोटिस आज खुद नोटिस लिया जाए और इस पर मिट्टी डालने से काम नहीं बनेगा, मिट्टी नहीं डाली जा सकती, ये मसला आगे बढ़ेगा, हम इसको आगे उठाएंगे। उन्होंने एक और बात भी की जो अदलिया की इस वक्त की सूरत हाल पर एक तबसरा है, चाहे आपको तलब लगे या आप भी इससे मुत्तफिक हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेंच को देख कर लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा, और ये वो सूरत हाल है जो 2014 के बाद से मुसलसल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि अदलिया की साख बुरी तरह मुतासर हुई। अब हर जगह लोग अदालती फ़ैसलों पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान में या इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। ये बात औरों से ज़्यादा खुद अदलिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग उसकी साख के बारे में क्या सवाल उठा रहे हैं। और ये जो जस्टिस राना शमीम का मसला है, ये कोई इतनी आसानी से इसको दबाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक अलामत है इस बात की कि वो चीज़ अब उठ खड़ी हुई है जिससे अदलिया को अंदेशा होना चाहिए था और वो नहीं उठनी चाहिए थी। लेकिन 2014 से ऑनवर्ड अब तक जो कुछ होता रहा है, उसका मंतकी नतीजा यही निकलना था कि जब आप निज़ाम अदल को दीवार के साथ लगा दें तो कब तक ये चीज़ लोग इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है। और 2014 के बाद जो कुछ होता रहा है, ये मामला अब इस केस के बाद से बारी बारी बहुत सारे इंकशाफात होंगे। लंदन से इतलात हैं कि वहाँ कुछ नए इंकशाफात भी जल्द होने वाले हैं, और जल्द से मुराद महीने 2 महीने में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले। और ख़ास तौर पर एक बात आपने नोट की होगी कि अदालत में जब राना शमीम के साहबजादे ने कहा कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसको खोल कर कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो उसकी इजाज़त नहीं मिली। ज़ाहिर है वो अपने वक्त पर वो भी दिखाई जाएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ बातें हैं। और ख़ुद राना शमीम साहब इसके बाद कुछ और भी बातें बताने वाले हैं। ये मसला शुरू तो हुआ था जस्टिस साकिब निसार के उस फैसले से जिसके तहत उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रस्ते से हटाने का फ़ैसला किया और अपने साथियों को भी इस्तेमाल किया, बाद साथियों को, और मातहत अदलिया पर भी दबाव डाला। और सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो मसूल है असल, वो है जस्टिस साकिब निसार, सुप्रीम कोर्ट का साबिक़ चीफ जस्टिस। उसे कटहरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? और ये मुतालबा हो रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने भी ये मुतालबा किया है, और मौलाना फजल रहमान ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हिमायत की, और जमात इस्लामी ने भी कल ये मुतालबा किया है कि इस सारे मसले पर एक कमीशन बनाना चाहिए। यानी मतलब ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन एक कमीशन अलग से बनना चाहिए। गोया ये मसला पूरी शिद्दत के साथ उठने वाला है और इस मसले का ताल्लुक उस अंजाम से बहुत गहरा है जो बहुत जल्द हमारे सामने वक़ूअ पज़ीर होने वाला है और जिसको अब टाला नहीं जा सकता। और उसका अंदाज़ा आप इमरान खान की बातों से भी लगा सकते हैं, वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये जस्टिस राना शमीम ने जो कुछ कहा, इस पर पीटीआई को जितना सदमा पहुंचा वो आपने देख लिया अपनी आंखों से, किस तरह वज़ीर चिल्लाए और चीखे और वो रोने की हद तक गए। और वो कोई फैसल वाडा साहब जो हैं, वो जो दोहरी शहरियत को छुपाने के जुर्म के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन के फैसले से बचे हुए हैं, वो साहब कल परसों टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि इस जज को, उन्होंने गालियां दी इस जज को, बाकायदा ये राना शमीम को बाकायदा गालियां दी और कहा कि इसको उल्टा लटकाकर जूतों से इसकी मुरम्मत करनी चाहिए। और ये फ़िक्रा उसने एक मरतबा नहीं कहा, बार बार कहा। तो ये जो इस किस्म का हज़ियान ये लोग बक रहे हैं, तो इस हज़ियान की वजह वो खौफ है, उस बात का खौफ है जो अनकरीब और बहुत जल्द वक़ूअ पज़ीर होने वाली है। अगर पाकिस्तान में अदालती निज़ाम हो और एक जमहूरी निज़ाम हो, मजबूत बुनियादों पर इदारे हों, तो नाज़रीन ना सिर्फ ये है कि जस्टिस साकिब निसार पर मुकदमा चले और एक नहीं 10 मुकदमे चलें,
बल्कि उसके भाई को भी गिरफ्तार किया जाए जिसने किडनी लीवर अस्पताल की तबाही में एक खौफनाक किरदार अदा किया और यूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके अवाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकब हुआ। नाज़रीन, ये PTI वाले अब ये कह रहे हैं कि ये राना शमीम साहब, जस्टिस राना शमीम साहब ने 3 साल के बाद या 4 साल के बाद क्यों ये बयान दिया, इस दौरान उसका ज़मीर कहाँ सोया हुआ था। तो खैर इस बात का जवाब भी तारीख देगी और राना साहब भी देंगे, लेकिन उनसे एक सवाल है कि एक जज साहब का ज़मीर जागा था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का सर्विस के दौरान मौके पर जागा था, तो उसके साथ इस निज़ाम ने क्या किया, उसको नौकरी से ही बरतरफ कर दिया और उस पर उसकी किरदार कुशी में TV चैनल्स इस्तेमाल होते रहे, मीडिया इस्तेमाल होता रहा। एक तबका यानी मीडिया का एक हिस्सा, सारा मीडिया तो खैर इस तरह अब नहीं रहा, हालांकि मीडिया को कड़ी जंजीरें पहना दी गई हैं, फिर भी ज़मीर की आवाज़ हमें कभी कभी सुनने को मिल जाती है। और यही बात इमरान खान के लिए हौसला शिकन है कि वो अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद और इदारों की पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद मीडिया को उस तरह ख़त्म नहीं कर सका जिस तरह का उसने तहैया किया था और एक फ़ैसला कर लिया था, और उस पर अमल दरामद भी बड़ी हद तक हो गया था। बेशुमार लोग नौकरियों से निकाले गए, इश्तहारात बंद किए गए, मालिकों को धमकियाँ दी गई और कानून बनाए गए, कानून का सख्ती से नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, सहाफ़ियों को लापता किया गया, उन्हें घरों के अंदर घुसकर मारा गया, उन्हें कत्ल तक किया गया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जो है इमरान खान के दौर में कत्ल हुए हैं। इसके बावजूद मीडिया को मुकम्मल तौर पर दबाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और ये इसी ज़मीर का नतीजा है कि अंसार अब्बासी ने जो कल तक इमरान खान के हामी समझे जाते थे और उनके बल्कि अक़ीदतमंद समझे जाते थे, उन्होंने भी ये एक ख़बर ब्रेक की जिस पर ये तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया गया। और सहाफ़ी तंजीमों ने सवाल उठाया है कि ख़बर को देना किस तरह तौहीन अदालत बन सकता है, अदालत ख़बर देने पर पाबंदी किस तरह लगा सकती है। मामला तौहीन अदालत का जो है ये तो अदालत तय कर लेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस राना शमीम ने जो इल्ज़ाम लगाया है, जो दावा किया है, जो इंकशाफ किया है, वो सच्चा है या झूठा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तहकीकात होगी, किसी न किसी बहाने होगी। और इसी केस के अंदर से भी, ये केस तो खैर तौहीन अदालत का एक महदूद केस है, लेकिन इसी केस के अंदर से ही जो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, उसको समेटना इमरान खान के लिए या कुछ और दूसरे लोगों के लिए जो अदलिया को पाबंद और महकूम बनाकर रखे हुए हैं और जिन्होंने मीडिया को भी जंजीरें पहना दी हैं, वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन, इमरान खान ने कल एक सड़क का इफ्तिताह किया और उसमें एक दिलचस्प बात की मीडिया के हवाले से कि ये जो दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर है, इसमें झूठ बोलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो सच वहाँ मिल जाएगा। तो इस तकरीर के दौरान यानी वो ख़ुद को सच्चा साबित कर रहे थे और इसी तकरीर के दौरान उन्होंने 3 सफ़ेद झूठ बोले, टिका कर चिट्टे गोरे झूठ, और उसको ज़रा भी उनको शर्म नहीं आई कि वो सच की हमायत कर रहे हैं, सच की तबलीग कर रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ उन्होंने ये बोला कि हमने नवाज़ शरीफ के दौर से ज़्यादा सड़कें बनाई। कौन सी सड़क बनाई? पहली सड़क है जिसका संग बुनियाद इन्होंने रखा है, इफ्तिताह नहीं किया, संग बुनियाद रखा है। ये पहली सड़क है जो बनाने जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमने नवाज़ शरीफ के दौर के मुकाबले में ज़्यादा सड़कें बनाई। दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। गूगल सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान के दौर में 2 से 2.5 करोड़ अफराद जो गरीब नहीं थे, गरीब हो गए। यानी गरीबों की तादाद में 2.5 करोड़ अफराद का, 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक की अफराद की तादाद का इजाफा हो गया। तो ये दूसरा झूठ। और तीसरा झूठ ये बोला कि हमने माजी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कर्ज़े वापस किए। अगर आपने 50 रुपये का कर्ज़ा वापस किया है तो 200 रुपये का कर्ज़ा इसके एवज़ लिया है। अब ये कर्ज़ों की कैसी वापसी है जिसमें पाकिस्तान का कर्ज़ माजी के मुकाबले में दुगना हो गया है। अगर आपने कर्ज़ वापस किए होते जिस तरह आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वापस किए, तो फिर पाकिस्तान पर कर्ज़ों का जो बोझ है वो कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो कर्ज़ों का बोझ दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया। हर महीने आप कर्ज़ा ले रहे हैं और इस वक्त IMF से जो कर्ज़ा लेने की बात हो रही है उसमें तो आपने पाकिस्तान को ही बेच डाला है। शौकत तरीन का इंटरव्यू आपने सुन लिया होगा कि हमने IMF की बाकी शर्तें मान ली हैं। 1-2 शर्तें रहती हैं जिनमें सर फहरिस्त है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी।
اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو مالیات ہے، پاکستان کا جو محکمہ خزانہ ہے، پاکستان کی اقتصادیات اور معیشت، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور IMF کے پاس چلی جائے گی۔ گویا کہ پاکستان کی غلامی کی دستاویز پر یہ دستخط کر رہے ہیں اور اس کے عوض یہ قرضہ لیں گے، اور اگر یہ اس دستاویز پر دستخط نہیں کرتے تو قرضہ نہیں ملے گا اور پاکستان کی جو حالت ہے وہ انتہائی خوفناک ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ لرزہ خیز صورتحال پیدا ہوگی جس کا ہم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک قیامت کا سماں ہوگا اور یہ قرضہ یہ نوبت عمران خان کی 3 سال کی پالیسی نے بچائی کہ پاکستان کی معیشت اب IMF کے آگے جھکنے کے سوا سروائیو کر ہی نہیں سکتی، اور جس طرح وہ سروائیو کرے گی اس میں بھی لوگوں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو یہ 3 سال کا جو ایجنڈا تھا، جس کا مقصد تھا پاکستان کو IMF کی غلامی بھی دینا، وہ اب پورا ہو رہا ہے اور پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے لیے مبارکباد کس کو دی جائے، یہ ابھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، اس کی مبارکباد آپ نے IMF کو دینی ہے، عمران خان کو دینی ہے، یا سلیکٹر حضرات کو دینی ہے جنہوں نے یہ سوغات قوم پر مسلط کی اور قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، یہ خطرناک واقعات ہیں جو تلخ ہیں لیکن ہو رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی بربادی اپنی جگہ، عوام کی بربادی اپنی جگہ، لیکن جو ایک منطقی نتیجہ ہے ان حالات کا وہ بھی جلد ہی وقوع پذیر ہونے والا ہے، اس کو بھی اب روکنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس بارے میں سوال نہیں ہے کہ یہ انجام کب تک پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انجام کے بعد پاکستان کو سنبھالنے کے لیے کوئی رستہ بچے گا یا نہیں۔ تو یہ آنے والے دن طے کریں گے کہ کس طرح پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی جڑوں پر کلہاڑے کے اتنے سخت اور کاری وار لگائے ہیں کہ ان زخموں کو سینے میں بھی نہ صرف یہ ہے کہ بہت وقت لگے گا بلکہ بہت زیادہ ذہانت، محنت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ جو بھی عمران خان کے جانے کے بعد لوگ آئیں گے اور وہ کس طرح آئیں گے یہ بھی ابھی ایک سوال ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ چیزیں طے نہیں ہو سکی کہ ٹرانزیشن کا مرحلہ کیسا ہوگا اور ٹرانزیشن کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال PDM کی جدوجہد اپنی جگہ ہے۔ اگر اس موقع پر یہ شکوہ کرنا بنتا ہے کہ اگر آج سے 7-8 مہینے پہلے پیپلز پارٹی نے PDM کی پشت میں خنجر نہ گھونپا ہوتا تو شاید آج ہم IMF کی مکمل غلامی میں جانے سے بچ جاتے۔ ناظرین، اسی پر میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔